क्या देश की राजनीति बदल रही है? क्या देश में एक नया बदलाव आ रहा है? क्या राजनीतिक लैंडस्केप जो है, पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो बदल रहा है? और इस बदलाव के पीछे का फैक्टर क्या है? क्या राहुल गांधी फैक्टर है या पीडीए फैक्टर है, या क्यों ऐसा बदलाव आया? इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का जो कैनवास है वो अब श्रिंक कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सिकुड़ जाएगी, या कांग्रेस अब पूर्ण बहुमत वाली सरकारें बनाने में सक्षम हो जाएगी? ये सारी चीजों को इस वीडियो में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव किस तरीके का बदलाव है। एक्चुअल में अगर हम कांग्रेस की पॉलिसी की बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा एक ऐसी पॉलिसी अख्तियार करी है जिसमें उसने कभी भी सामाजिक न्याय या आरक्षण जैसे मुद्दे पर खुल करके राजनीति नहीं की है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। और अगर कांग्रेस के बैकग्राउंड में जाया जाए, यानी राहुल गांधी से पहले अगर देखा जाए तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सभी ने जातीय जो एक तरीके की राजनीति होती है, आरक्षण की जो राजनीति होती है, उसके साथ अपने को एसोसिएट नहीं रखा। अब राहुल गांधी में एक बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव क्यों आया ये जानने और समझने की जरूरत है। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति है, और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति में आपको ये समझना होगा कि हिंदुत्व की विचारधारा रोल प्ले करती है। और हिंदुत्व की राजनीति में सभी जातियों को हिंदू धर्म के एक अम्ब्रेले में, एक बड़े खांचे में रख करके राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए प्रयास किया जाता है, सरकारें बनाई जाती हैं, और इसका नाम एक सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस सोशल इंजीनियरिंग का सामाजिक बदलाव में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये समाजशास्त्रियों के बीच में एक जांच का और अनुसंधान, रिसर्च का विषय हो सकता है कि इस तरीके की जो सोशल इंजीनियरिंग हुई है, उन सोशल इंजीनियरिंग का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, या किसी परिवार या किसी व्यक्ति को ही सिर्फ लाभ पहुंचा है, ये जानने और समझने की जरूरत है। और ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी से सामाजिक न्याय की राजनीति का जो समर्थन होगा राहुल गांधी का, वो भी इंडिकेट करेगा कि उनकी राजनीति कितनी आगे जाएगी। हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी ने तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति करी, और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जो माइनॉरिटीज हैं, खास करके मुस्लिम और क्रिश्चियन, सेकेंडरी आप कह सकते हैं, इनके लिए स्पेस जो था, कैनवास जो था, वो बहुत श्रिंक था। उनके लिए राजनीतिक तौर पर जगह नहीं है, और उनको ही टारगेट किया जाता है उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पोलराइजेशन के लिए, ताकि वो जातियां इकट्ठी हो सकें। और इसको आप रिसेंट के 2 स्टेटमेंट, खास करके जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि उन्होंने कल स्टेटमेंट आगरा में दिया कि कटेंगे तो बटेंगे। अब ये कटेंगे तो बटेंगे, मैंने इस पर कल भी एक वीडियो बनाया था। अगर आप इसको समझेंगे तो इसका सीधे सीधे सामाजिक न्याय और हिंदुत्व की राजनीति, 2 इसके आयाम हैं। अगर आप हिंदुओं के साथ संगठित रहेंगे और आप हिंदुत्व की राजनीति के तले सभी एक प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड रहेंगे तो डेफिनेटली आप सुरक्षित रहेंगे। और अगर आप बढ़ जाएंगे तो आपके लिए खतरा है, यानी आप कट जाएंगे। ये चीज उन्होंने बताने की कोशिश करी है। अब हम आगे आते हैं कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हिंदुत्व की राजनीति की गई, उसका फायदा क्या समाज के उन वर्गों तक पहुंचा? क्या जो कुर्मी समाज है, यादव समाज है, इसी तरीके से जो दलितों की जातियां हैं, वहां दलित समाज में उस परिवर्तन का जो सोशल इंजीनियरिंग हुई, उस सोशल इंजीनियरिंग का लाभ समाज तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या उनकी पॉलिसी में जो उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, वो कंट्रीब्यूशन पॉलिसी के जरिए बना और फिर समाज के निचले तबके तक पहुंचा? क्या उनकी सामाजिक भागीदारी बढ़ी? क्या उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी? क्या उनका सशक्तिकरण हुआ? क्या नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी? ये वो सारे सवाल थे जो धीरे धीरे समाज के अंदर गए हैं। और इसी सवालों के आधार पर राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को अपने कंसोलिडेट किया है। ये चीज समझने की है, और ये फ्रेम अगर समझ जाएंगे तो डेफिनेटली भारत की राजनीति की दिशा भी आपको समझ में आने लगेगी। एक्चुअल में सोशल इंजीनियरिंग अलग अलग जातियों के जो नेता हैं उनको जोड़ करके एक अर्थमेटिक इलेक्शन की तैयार की जाती है। एक केमिस्ट्री के जरिए से और एक अर्थमेटिक के जरिए से इलेक्शन को चुनाव में जीता जाता है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। जो एक मत से भी आगे है, एक वोट से भी आगे है, वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन इसका फायदा क्या समाज के उस जाति के लोगों तक पहुंचा? क्या उसके जीवन स्तर में परिवर्तन आया? क्या उसकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हुई? क्या उनको सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी मिली? क्या समाज के जो और
निचले तबके के जो लोग थे, जिनकी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए से भागीदारी हुई, सिर्फ वो किसी पार्टी के कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया, या जो है समाज के लोगों तक, आम लोगों तक उसका लाभ पहुंचा। यहीं पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और इस वैक्यूम को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया पहले अखिलेश यादव ने पीडीए के जरिए से, और उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करी, और फिर इनकी भागीदारी के लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव जो 2022 हुए और उसमें भी उन्होंने काफी सफलताएं हासिल करी। हालांकि वो पूरी तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, उसके पीछे भी उनकी कुछ राजनीतिक भूलें थी। उन्होंने दो नाव की सवारी करने की कोशिश करी, जिसके चलते जो उनका वोटर था, जो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ था, वो कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हुआ, और जिसके चलते फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी इलेक्शन को जीतने में, 2022 की विधानसभा चुनावों को जीतने में नाकामयाब रहे। लेकिन 2022 में ही बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में एक इन्फ्लुएंस था, जो प्रेजेंस थी, वो सिकुड़ती हुई नजर आई। क्योंकि अगर आप उनकी सफलता को देखें, 125-30 सीटें उन्होंने विधानसभा की जीती, जबकि अगर आप 2019 के लोकसभा चुनावों को देखें तो उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस बहुत बेटर थी समाजवादी पार्टी। फिर सामाजिक न्याय के लिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, और अब उन्होंने प्रयागराज के एक संविधान सम्मान सम्मेलन में कहा कि हम 50% जो आरक्षण की सीमा है उस कैप को भी उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। तो अब इस पूरे बैकग्राउंड में आप सिचुएशन को समझिए कि राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी सामाजिक न्याय के अब राहुल गांधी ने अपने को प्रोजेक्ट किया है, और जनता का रिस्पांस उनके लिए क्या आ रहा है, वो जिस तरीके के एनालिसिस आ रहे हैं, जिस तरीके के सर्वेज आ रहे हैं, उसमें ये चीज दिख रही है कि लोगों की जो एक्सेप्टेंस है उनके लिए वो बढ़ती जा रही है, और ये कहीं ना कहीं उनकी सफलता को दिखा रहा है। फिर जो सामाजिक न्याय के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, चाहे वो फिर तेजस्वी यादव का आरजेडी हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, या इस तरह के जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, वो उन सबको भी एक सेंट्रल, एक केंद्रीय, एक ऐसी पार्टी के नेतृत्व की जरूरत दिखाई पड़ती है अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, कि वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करे और इनका इंटरेस्ट कहीं टकरा नहीं रहे। अखिलेश यादव का इंटरेस्ट राहुल गांधी से नहीं टकरा रहा है, तेजस्वी यादव का इंटरेस्ट राहुल गांधी से नहीं टकरा रहा है, इसी तरीके से उद्धव ठाकरे का इंटरेस्ट राहुल गांधी से नहीं टकरा रहा है। यानी जो रीजनल पार्टीज के जो सुप्रीमो हैं या जो छत्रप हैं, इनकी आकांक्षाएं अपने अपने प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री बनने की हैं, लेकिन इनमें से अभी कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है। राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और इसलिए इनकी ट्यूनिंग बनी रहेगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी, और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को जनता का समर्थन मिलने जा रहा है। अब सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल है कि वो हिंदुत्व की जो अवधारणा है उसमें सभी जातियों को इकट्ठा करके उनको एक साथ रख पाए और अपनी चुनावी सफलताओं को सुनिश्चित कर पाए। इसलिए अब देश की राजनीति बदल जाएगी, और इसका सबसे पहला लिटमस टेस्ट क्या होने जा रहा है, वो असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव और उत्तर प्रदेश की जो 10 असेंबली सीटें हैं, इनका चुनाव, ये इस बात को इंडिकेट कर देगा कि देश की राजनीति में राहुल गांधी की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई का आंदोलन की जो बात की जा रही है, जो 50% आरक्षण कैप को खत्म करने की बात हो रही है, जो पीडीए की बात हो रही है, ये क्या अब देश के जो 85% जनसंख्या है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 85% जनसंख्या है, क्या वो उनके पीछे गोलबंद होगी, ये चुनाव तय करेंगे। और अगर इन चुनावों में कांग्रेस को सफलता मिलती है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि जिस तरीके की डिमांड सामाजिक न्याय की, जातीय जनगणना की लगातार की जा रही है, चिराग पासवान जैसे जो एनडीए के पार्ट हैं और सरकार में भागीदारी कर रहे हैं, और पिछले कई वर्ष 10 साल के एनडीए के शासन में या बीजेपी की सरकार में भी हिस्सेदारी रही है, तो भी वो अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो का एक वर्डिक्ट आया सब क्लासिफिकेशन का, हालांकि गवर्नमेंट ने उस पर कहा है कि वो कोई निर्णय लेने जा रही है, लेकिन उसको 9 शेड्यूल में डालने की बात की जा रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो उस बदलाव को दिखा रही हैं, जो जातीय राजनीति से होकर गुजरती है, जिसे हम सामाजिक न्याय के नाम से जानते हैं। और इस सामाजिक न्याय में की जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये इसका कोर मोटिव है। और क्या ये बदलाव अगर देश में होगा तो देश की दिशा क्या होगी। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब इसका हल क्या है।
भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जातियों को तो इकट्ठा करके अपने पक्ष में गोलबंद करती है, लेकिन इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में वो उसमें मुसलमान फिट नहीं बैठता है, उसमें क्रिश्चियन फिट नहीं बैठता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके चलते सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर अब कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद गंगा जमनी संस्कृति का राष्ट्रवाद होता तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी एक अल्टरनेटिव देश के लिए होती और देश में एक इस तरीके की दो दलीय शासन व्यवस्था उभर करके आती जो जनता के सरोकार से जुड़ी होती, जो जनता को डिलीवर करके देती, जनता को रोजगार देती, महंगाई को कंट्रोल में रखती और कानून का शासन होता, रूल ऑफ लॉ होता और इसके आधार पर परफॉर्मेंस बेस्ड हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ता। लेकिन चूंकि हमारा लोकतंत्र अब परफॉर्मेंस बेस्ड लोकतंत्र की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसका एक फेज पूरा हो गया है, जिसका स्वरूप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से निकला, जिसकी दिशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने दी और जो कि हिंदुत्व के बड़े ढांचे के अंतर्गत था, बड़े अम्ब्रेला के अंतर्गत था। और अब देश की राजनीति का दूसरा फेज आप कह सकते हैं दिखाई पड़ रहा है। वो फेज सामाजिक न्याय से निकल करके आएगा, जिसमें जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, वो तय करेगी देश की दिशा को। लेकिन मेन सवाल जो रोजगार का है, जो आम आदमी के रोजगार से जुड़ा है, जो आम आदमी की मजबूरी से जुड़ा है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य है, जिसमें कानून का शासन है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा है, वो सारे विषय अभी भी भारतीय राजनीति में मुख्य बिंदु नहीं बन पाएंगे। क्योंकि सामाजिक न्याय कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पीछे करेगा, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसा कि अभी वो प्रिविलेंट है राजनीति में, अभी उसकी मुख्य भूमिका है, सरकार में है, सत्ता में है, और वो लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के जरिए से उसके साथ खड़ा हुआ है। और सामाजिक न्याय की जो मुख्य मांगे हैं कि 50% आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, उसके साथ खड़ा हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से जातीय जनगणना के साथ वो खड़ा होगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। और जातीय जनगणना के बाद जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, क्या ये न्याय वो कर पाएगा? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए वो कसौटी के सवाल हैं जिनका समाधान उसे ढूंढना है। और सामाजिक न्याय वाले इसके लिए गोलबंदी बना रहे हैं, और वो इस गोलबंदी के साथ आगे क्या सफलता हासिल करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैसा लगा मेरा एनालिसिस कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।